Good morning, class 7th students. Welcome all to your social studies classes. Class 7th A, B and C. Every one of you is welcome to your social studies classes. So in the last class, पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? Differences between weather and climate. कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 5. कौन से पार्ट में? हिस्ट्री में. चैप्टर नंबर 5 में क्या है? द एटमॉस्फेयर. इसमें आप लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में समझा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा ऑफ एटमॉस्फेयर, देन कॉम्पोजिशन पढ़ा. इससे पहले कॉम्पोजिशन पढ़ा, फिर स्ट्रक्चर पढ़ा. उसके बाद वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा और वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस भी समझा. वेदर अकर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड क्लाइमेट अकर्स फॉर अ longer duration. So now we are going to study about atmospheric temperature in this chapter. So first of all, every one of you should come to page number 202. सारे बच्चे पेज नंबर 202 पे आ जाएंगे. चलो आ गए. पहले खोल लो, पेंसिल लेके बैठना, so that if anything is important you will underline it. Okay, now we are going to study about atmospheric temperature. Atmospheric temperature. टेम्परेचर मतलब सबको पता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट. टेम्परेचर लो भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. ज़्यादा हीट है, क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा है. कम है तो इट इज लेस. चलो आ जाओ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे. अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर का जो हीट है, कम ज़्यादा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता क्या है. पढ़ो. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ने बताया ना किसके बारे में होगा? टेम्परेचर मतलब आपको पता है टेम्परेचर हीट से रिलेटेड होता है, और एयर के टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानेंगे. इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर. देखो कोई भी वर्ड जो है, अगर आप सिर्फ उसका अर्थ समझ लेते हो ना, अगर आप क्वेश्चन, सपोज आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, आपको नहीं पता एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, आपने कोई वीडियो नहीं देखा, आप कुछ नहीं पता, लेकिन आपने क्वेश्चन पर पढ़ा कि हाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है. अब आप ये कोई ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है क्लास 7 में आप पहली बार एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पढ़ रहे हो, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो. आपको टेम्परेचर का मतलब पता है, आपको एटमॉस्फेयर का मतलब पता है, तो आपको इन दोनों शब्द को मिला करके भी आप जो डेफिनेशन लिखते हो, अगर वो सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं. ऑलवेज ट्राई टू कंक्लूड फ्रॉम द वर्ड्स, फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि वर्ड्स क्या आपको बता रहे है ना. फिर उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप उसके बारे में पहले पढ़ चुके हो तो भी आप इजीली आंसर कर सकते हो. चलो, द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ इज द सन. तो सबसे ज़्यादा जो हमें हीट और लाइट मिलता है पृथ्वी पे, वो कौन देता है? सूर्य देता है. इट कंटिन्यूअसली रेडिएट्स हीट एनर्जी. द हीट एनर्जी और सोलर रेडिएशन दैट द अर्थ रिसीव्स इज नोन एज इंसोलेशन. तो हीट एनर्जी या फिर सोलर रेडिएशन जो पृथ्वी को मिलता है सूर्य के द्वारा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंसोलेशन. अंडरलाइन करेंगे इसको. इंसोलेशन क्या होता है? सब अंडरलाइन करेंगे. INSOLATION है इंसोलेशन, आइसोलेशन नहीं है. ठीक है. चलो. Insolation is an important factor which influences the dissemination of temperature on the earth to a great extent. अब इंसोलेशन की वजह से ही जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर है, किस जगह पे कहाँ है, ये सब सारी चीज़ें वही प्रभावित करती हैं. As the earth is much smaller than the sun. पृथ्वी क्या है? सूर्य से छोटा है. It receives very little, only 1 out of 2 billion parts of the entire radiation of the sun. अर्थ पे क्या होता है? ओनली 1 आउट ऑफ द 2 बिलियन पार्ट्स. अगर सन का हम लोग 2 बिलियन पार्ट्स कर देंगे तो सिर्फ 1 पार्ट ही सन का हीट और लाइट हमारे पृथ्वी पर आता है. मोर ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द सन्स हीट. अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं पृथ्वी पे, वो अलग अलग अमाउंट ऑफ सन हीट वो पा पाते हैं. देखो, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज मैक्सिमम ऑन और अलॉन्ग द इक्वेटर. ये जो फिगर में दिया गया है आपके पेज नंबर 202 पे, इक्वेटर बना है, ये अर्थ है हमारी. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइसोलेशन नहीं, इंसोलेशन कहाँ पे है? इक्वेटर पे. मतलब
इक्वेटर जो है हमारा वो हॉटेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी थ्रू सन हमें मिल रही है। चलो, इट इज देखो लिखा भी है, इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, अंडरलाइन करिएगा सारी चीजें। वेट, कहाँ पे मैक्सिमम? इक्वेटर पे। As we move away from the equator towards the pole, it goes on decreasing। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये इक्वेटर है हमारा, अगर हम पोल्स की तरफ, ये हमारा पोल्स है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। इधर से अगर इधर की तरफ पोल्स की तरफ भी गए, ईस्ट और वेस्ट किसी भी पोल की तरफ अगर आप जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। चलो, एट द पोल्स द टेम्परेचर फॉल्स मच बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। और पोल्स पे, जब आप पोल्स पे आ जाओगे एकदम एंड पे, यहाँ पे आ जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, यहाँ तक कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा, और बहुत ही नीचे आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस डिफर्स विद द टाइम ऑफ द ईयर एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। तो जो जितना अमाउंट ऑफ इंसुलेशन पृथ्वी के पे आ रहा है वो क्या होता है? हर समय के अंतराल से वो क्या होता है? चीज़ें चेंज होती हैं। कि अगर दिन का समय ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है हीट ज़्यादा, सन का जो हीट होगा पृथ्वी ज़्यादा ट्रैप कर लेगी अपने अंदर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है ये किन किन चीज़ों पे बेस्ड है? तो चलो फैक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग इन्फ्लुएंसिंग अबाउट टेम्परेचर। और सबसे पहला फैक्टर क्या है? लैटिट्यूड। पहला फैक्टर क्या हो गया? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब हाइट। लैटिट्यूड मतलब हाइट होता है। लैटिट्यूड विच इज एन एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो क्या है? इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब कि इक्वेटर के नॉर्थ में लंबी वाली जो लाइन है, नॉर्थ में या फिर साउथ में कितना डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज लैटिट्यूड। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। डायरेक्शन सबको पता है ना? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, इसको बहुत बार बता भी चुके हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट। ये सारी चीजें आप लोग बच्चे नहीं हो गए, ये सब चीजें क्लियर नहीं है, सब चीजें क्लियर हैं। तो चलो, द हायर द एल्टीट्यूड द लोअर द टेम्परेचर। जितना अगर हम एल्टीट्यूड पे ऊपर चढ़ेंगे क्या होगा? टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। तो अंडरलाइन दिस थिंग अगेन। In other words, the temperature of a place is located on higher latitudes is far less than of the places located on lower latitudes। मतलब वो जगह जो कम लैटिट्यूड पे है, कम हाइट पे है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, और इन कंपैरिजन टू वो जगहों पर जो ऊपर लोकेटेड है, दैट मीन्स अगर हाइट पे वो थोड़ा ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द प्लेसेस लोकेटेड ऑन और क्लोज टू द इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा सन रेज फॉल होती है और इस वजह से नीचे का जो तापमान है वो ज़्यादा गर्म होता है। Consequently, the places which are away from the equator do not receive much heat। और जो सन की जो रेज है वो क्या होती है? स्लांटिंग रेज पड़ती हैं पोल्स पे, और इक्वेटर से अगर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो पोल्स की तरफ, तो वहाँ पे क्या होता है? इसलिए वहाँ पे ठंड होता है, क्योंकि वहाँ पे सीधे किरणें नहीं पड़ रही हैं सूर्य की, स्लांटिंग रेज पड़ रही हैं। चलो, लैटिट्यूड हो गया, देन ऑल्टीट्यूड। As you know, altitude refers to the height of a place from the sea level। sea level समुद्र के जो समुद्र का वो है, क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस। समुद्र के अगर हम लोग उसके ऊपर डिस्टेंस बढ़ेंगे तो क्या हो गया? ऑल्टीट्यूड हो गया। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड के साथ भी वही कंसेप्ट है जैसा कि लैटिट्यूड के साथ था। ऑल्टीट्यूड के साथ भी क्या होगा? अगर हम ऑल्टीट्यूड हमारा बढ़ता चला जाएगा तो टेम्परेचर घटता चला जाएगा।
Hence the places located on higher altitudes are colder than those which are located at the lower altitudes. The layer of air near the earth's surface is dense and has a lot of water vapor and dust particles which absorb the heat. ठीक है, तो जो लेयर ऑफ एयर है, जो कि हमारा सबसे पहला कौन सा था, ट्रोपोस्फेयर, वो क्या है, वो ज़्यादा डेंस है और वहाँ पे ज़्यादा सनरेज आ रही हैं. बट एज वी मूव हायर द एयर बिकम्स थिनर. और लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर में, क्या हो रहा है, हवा जो हमारी वो पतली होती जा रही है और इस तरीके से क्या हो रहा है, डस्ट and the air becomes thinner as dust particles and water vapor go on decreasing with height. क्योंकि dust particles और water vapor वहाँ पे कम होते जा रहे हैं और हमारी जो हवा है वो पतली होती जा रही है. Consequently the amount of heat absorbed is also less. और इसलिए वहाँ पे जो heat absorption हो रहा है सन रेज का वो कम हो रहा है और इसलिए हायर एल्टीट्यूड्स पे जो प्लेसेस है वो ठंडे हैं. चलो, डिस्टेंस फ्रॉम द सी आपका थर्ड फैक्टर है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे अफेक्ट करेगा. वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोअर दैन लैंड. पानी जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है अगर हम इसकी तुलना करते हैं ज़मीन के द्वारा. मतलब ज़मीन गर्म होने में भी टाइम लगेगा और ज़मीन ठंडा होने में भी टाइम लगेगा और वाटर उसके कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाएगा और जल्दी गर्म हो जाएगा. Therefore, the places near the ocean, seas or any other big water body are neither too hot nor too cold. इसीलिए जो प्लेसेस वहाँ पे हैं, जैसे कि वाटर बॉडीज़ के पास में है जो है, जैसे कि ओशन हो गया, सी हो गया, रिवर्स हो गया, वहाँ के जो लैंड एरिया है वो ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. इन अदर वर्ड्स दे एक्सपीरियंस अ मॉडरेट टेम्परेचर. वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, एवरेज होता है. एवरेज मतलब नीदर टू हॉट नीदर टू नॉट टू कोल्ड. हाउ डू वाटर बॉडीज हेल्प इन मॉडरेटिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर को एवरेज बनाने में वाटर बॉडीज का क्या रोल है, लेट अस फाइंड आउट. During the daytime, the land gets heated faster than a water body. दिन के दौरान जो ज़मीन है वो पानी से जल्दी गर्म हो जाता है. पानी पे सूर्य की किरणें जो है पानी को उतना जल्दी नहीं गर्म कर पाती है जितना कि लैंड एरिया को कर देती हैं. The hot air above the land rises. जो हॉट एयर, जो गर्म हवा है वो पृथ्वी पर क्या हो गई, बढ़ गई. This causes the cool sea breeze to blow towards the land. और इस वजह से जो वाटर बॉडीज में जो कूल सी ब्रीज है, वहाँ पे ज़्यादा तापमान है नहीं, तो जो वाटर बॉडीज का जो एयर है वो लैंड की तरफ बहता है. ड्यूरिंग द नाइट द रिवर्स हैपन्स. और नाइट के दौरान क्या होता है, रात में क्या होता है, यही चीज़ उल्टी हो जाती है. उल्टी मतलब लैंड पे से हवा वाटर की तरफ जाएगी क्योंकि रात में लैंड क्या हो गया, ठंडा हो गया. द हीटेड लैंड लूजेस हीट फास्टर दैन द वार्म्ड अप वाटर. जो हीटेड लैंड है वो क्या करता है, हीट को जल्दी लूज कर देता है, वाटर बॉडी से जल्दी लूज कर देता है. हेंस अ वाटर बॉडी इज वार्मर दैन लैंड. और इसलिए रात में क्या होता है, वाटर बॉडी है वो गर्म होती है लैंड के कंपैरिजन में. इसीलिए कभी अगर आप लोग संगम गए होगे गंगा जी वगैरह नहाने, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप 3-4 बजे के करीब जाओ ना भोर में एकदम, तो अभी तो पूरा सुबह तो हुआ नहीं रहता है, तो अगर उस टाइम पे आप अगर जाते हो वहाँ पे तो पानी उतना ठंडा नहीं रहता है वाटर बॉडी का, रिवर का. लेकिन अगर आप सुबह चले जाते हो 10 बजे 11 बजे तो बहुत पानी ठंडा रहता है. Hence, a water body is warmer than land. This causes the land breeze to blow towards the sea. और इस वजह से जो land breeze है वो sea के तरफ जाते हैं. Thus, the sea breeze and land breeze have a moderating effect on the climate in the coastal areas. और इस वजह से balance बन जाता है coastal areas में. coastal areas मतलब वो जगह जहाँ पे जो कि water body से सारा सराउंडेड है. और इसके वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का होता है. सिंस वाटर एक्ट्स एज अ मॉडरेटिंग फैक्टर, द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी यूजुअली एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. तो वो जगह जो कि समुद्र से या फिर किसी भी वाटर बॉडी से दूर है, वहाँ पे क्या होता है, हीट ज़्यादा होता है. Besides latitude, altitude and distance from the sea, other factors such as ocean currents, winds, clouds, soil and vegetation cover also influence the temperature of a place. तो इसके सिवाय ये सारे जो फैक्टर्स दिए गए हैं ये भी जो टेम्परेचर एक जगह का क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. अब इसे आप सब समझ सकते हैं कि आप ज़्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेजिटेशन, ज़्यादा वेजिटेशन होगा तो क्या होगा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन,
वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा, ऑब्वियस बात है, ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो क्या होगा, हार्मफुल वो जो CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट वहाँ पे कम निकल रहा है ना, तो क्या होगा, थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होगा, तो इसलिए ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप कोरिलेट करके समझ सकते हो। चलो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करोगे, ये साइंस में भी पढ़े होगे आप लोग, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फिर पढ़ लो ज्योग्राफी में भी। मेजर कैसे करोगे टेम्परेचर को, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर होता कैसे है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। सबको पता है थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर स्केल्स विच आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। दो तरीके के होते हैं थर्मामीटर स्केल। दीज स्केल्स आर दी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आपको दो लिखा है, एक और स्केल होता है दैट इज केल्विन, वो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में बता रहे हैं। ऑन सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर 0 एंड 100 डिग्री। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ना, फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पानी कब खोलता है, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है, ये वाटर है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस जब पानी गर्म हो जाता है तो क्या होता है, उबाल आ जाता है, उसमें खोलने लगता है, और वो पानी जो है जमता कब है, बर्फ कब बन जाता है, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो देखो अगर फ़ारेनहाइट में यही स्केल पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर आपको यही मेजरमेंट पूछा जाए कि वहाँ पे कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री। देखो लिखा, अंडरलाइन करो सब। और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 212 डिग्री। तो ये कैसे लाए, तुम लाए कैसे कि फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री जो है 32 डिग्री के बराबर है और 100 डिग्री 212 डिग्री के बराबर है। ये फॉर्मूला यहाँ पे जो दिया गया है, डिग्री सेल्सियस से आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में, या फिर अगर कोई भी चीज़ आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दी है तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, वाइस वर्सा। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो दिया गया है इसको सब लोग नोट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इस फॉर्मूला के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अगर कोई भी चीज़ आपको डिग्री सेल्सियस में दी गई है तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बना सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में दी गई है तो डिग्री सेल्सियस में बना सकते हो। और जैसे हमको यहाँ पे वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पता है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0 आ गया, एक करके देख लो, बराबर में कितना आ गया, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से इसको ले जाओगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 9 0 में 0 बन गया, बचा क्या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब यहाँ पे क्या बना, 0 बराबर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 = 10, 5 3 = 15 और 1 160। ठीक है, इसको अभी माइनस है इधर प्लस में लाओगे, कितना बना 160 बराबर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ से क्या होगा, जब डिग्री फ़ारेनहाइट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 160 160/5, तो कितना आ गया, देखो 5 × 5, ठीक है, 5 3 × 15 और यहाँ बनाया तो 5 2 तो क्या बन गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी के साथ ये आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई भी चीज़ आपका डिग्री सेल्सियस में दी है
तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कैलकुलेट करोगे और डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम लोग ये वाला पार्ट खत्म कर रहे हैं। आप लोग बॉइलिंग पॉइंट को भी बदल के देखना, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में, अदर्स भी आप लोग करके देखना, ठीक है। अब इसी के साथ ये पार्ट हमारा इस चैप्टर का खत्म हो रहा है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।